डॉक्टर हिफ्ज़ा खान है कि एक कंटेनर के अंदर ये झुग्गी में रहने वाले बच्चे, सड़कों पर रहने वाले बच्चे जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, उनको अप्रोच करती है, उनके माँ बाप से मुलाकात करती है, उन बच्चों को स्कूल ओपन करके दिया है और ख़ुद वहाँ पर तालीम देती है और उनके जितने भी मामलात हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। कुछ ऐसा करना चाहती थी दुनिया में कि जो मेरी आखिरत में काम आए, सदका जारिया के तौर पर। यहाँ पर डेली बच्चों को खाना दिया जाता है, डेली का सेपरेट मेन्यू है जिसमें अच्छा खाना जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही इन बच्चों के लिए आता है डेली स्कूल में। नहीं, जैसे प्रॉपर स्कूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लास उनको पढ़ाया जाता है, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग उनका सारा सिस्टम हमने सेट किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं है, प्रॉपर असेंबली होती है यहाँ पर, प्रॉपर स्कूल सिस्टम है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती है, रिजल्ट सब होता है, तो पेरेंट्स आते हैं। इन बच्चों के अंदर मोटिवेशन है, वो तालीम हासिल करना चाहते हैं। बहुत से बच्चे जो अभी इस वक्त स्कूल में बैठे हैं वो आधा घंटा वॉक करके स्कूल आते हैं डेली। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी है जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है इनका नाम डॉक्टर हिफ्ज़ा खान है और प्रोफेशन से तो ऑब्वियसली डॉक्टर लगाया है, लेकिन ये प्रोफेशन भी इनका डॉक्टर है। और आपको इनकी अचीवमेंट बताते चले, इनकी ह्यूमैनिटी बताते चले कि एक कंटेनर के अंदर ये झुग्गी में रहने वाले बच्चे, सड़कों पर रहने वाले बच्चे जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, उनको अप्रोच करती है, उनके माँ बाप से मुलाकात करती है, उन बच्चों को स्कूल ओपन करके दिया है और ख़ुद वहाँ पर तालीम देती है और उनके जितने भी मामलात हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। और ये फ़लाई काम ये कब से कर रही हैं, इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि डॉक्टर होने के साथ साथ इतनी लाइफ बिज़ी, इतना टफ़ शेड्यूल और उसके बाद ये फ़लाई काम का ख्याल कैसे आया। डॉक्टर बनने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे फ़लाई काम करना है, या फिर बचपन से ही आपको बस थोड़ा सा था कि नहीं मुझे इस तरफ जाना चाहिए? एक्चुअली बचपन से भी था और कुछ बचपन में खुद भी ऐसे हालात देखे हुए हैं कि एहसास था इस चीज़ का कि अगर जो चीज़ हमारे पास है वो दूसरे भी डिज़र्व करते हैं, उनके पास भी होनी चाहिए। और कुछ ऐसा करना चाहती थी दुनिया में कि जो मेरी आखिरत में काम आए, सदका जारिया के तौर पर। तो डॉक्टर तो मैं बाद में बनी, जब मैं एडमिशन था, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, मैंने तभी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया था 2017 में। यहीं इस लाहौर में सब्ज़दार के इलाके में मैं आई थी। यहाँ पर मैंने अपनी टीम के साथ कैंप लगाया था, एक हम स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ पर एक छोटा सा कैंप। बस एक दिल में ख्याल आया कि जाकर देखना चाहिए कि झुग्गियों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो दिल में ऐसा कोई इरादा नहीं था कि स्कूल ओपन करूँगी, ना मेरे पास इतना रिसोर्सेज थे कि मैं कर सकती। तो बस मैं देखने के लिए आई थी कि ये लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। और मुझे याद है वो रमज़ान था, 47 डिग्री सेल्सियस था उस दिन जब मैं यहाँ पर आई थी। यहाँ पर स्मेल थी बहुत ज़्यादा, झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ थी और तपती धूप में बच्चे धूप के नीचे बिल्कुल बगैर कपड़ों के पड़े हुए थे। तो एक बच्ची मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि ना लाइक उनका जो घर था कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, उनकी झुग्गी गिर गई हुई थी, तो वो खुले आसमान के नीचे पड़े हुए थे। तो मैं बहुत परेशान हुई, मैंने बच्चों से पूछा कि आपका घर गिर गया हुआ है तो अब आप क्या करोगे ना। उसने मुझे कहा कि हम दोबारा से बना लेंगे, मुस्कुराते हुए उसने मुझे कहा। तो वो बड़ी मेरे पास इंस्पिरेशनल चीज़ आ गई कि कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ करूँगी। तो मैंने इनके पेरेंट्स से बात की कि अगर मैंने कुछ घंटे पढ़ाने आ जाया करूँ अपनी यूनिवर्सिटी के बाद तो वो पढ़ने देंगे। उन्होंने कहा हाँ ज़रूर पढ़ने देंगे। देन मैं उसी दिन चली गई उर्दू बाज़ार और मैंने इनके लिए स्टेशनरी पैक्स और बुक्स वगैरह सब ख़रीद लिया। और मुझे याद है जो मैंने पहला कैंप यहाँ लगाया था, मैंने फिर उसके लिए 11,000 रुपये उधार पकड़े थे, वो कैंप चलवाया और ईद के फ़ौरन बाद वो कैंप यहाँ लगा लिया था। अच्छा, अकेले लगाया कि वो फ्रेंड्स आपके साथ थे, स्टूडेंट्स? मेरे साथ यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रेंड्स थे जो अभी भी आते हैं यहाँ पर, विज़िट करते हैं, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, वो आपने जब कैंप लगाया फिर उसके बाद कैसे काम चलता रहा? कैंप लगाया, अच्छा बड़ा शॉकिंग था। कैंप लगाया और उस दिन बच्चे पेरेंट्स आ रहे हैं और हमें आगे कह रहे हैं टीचर हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे दें। और मैंने कहा शायद पहला दिन है, वो देख के खुश हो रहे हैं, आगे नहीं आएंगे। अब मैंने तो ये सोचा था कि बस गर्मियों की छुट्टियां पढ़ाऊंगी इनको, उसके बाद मेरी अपनी यूनिवर्सिटी होगी। अब 1 महीना गुजरे, 2 महीने गुजरे हैं, 3 महीने गुजरे हैं, बच्चे कम होने की बजाय ज़्यादा। अब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग या हमारी कम्युनिटी ये सोचती है कि ये लोग प्रोफेशनल भिखारी हैं, इन्होंने भिखारी रहना, ये चाहते ही नहीं है पढ़ना या चेंज होना चाहते ही नहीं है।
अब वो चीज़ मैंने तो देख ली थी कि ये चेंज होना चाहते हैं, लेकिन मुझे सोसाइटी को दिखाना था कि हमारी सोच इनको लेके गलत है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलूँगी। अच्छा, माइंड में आया था जब आप डॉक्टर बनी, आपने सोचा नहीं कि मैं जब डॉक्टर बन सकती हूँ तो ये क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल, आप यकीन करें कि इन बच्चों ने हमें आइडियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि वो फ़लाँ टीचर आती हैं, वो डॉक्टर हैं, फ़लाँ आती हैं, वो फार्मासिस्ट हैं, फ़लाँ इस प्रोफेशन के हैं। तो उनको फिर प्रोफेशंस का पता चलना शुरू हुआ। और सबसे अच्छी चीज़, इनके साथ कभी किसी ने प्यार से बात नहीं की थी। जब हम इनसे प्यार से बात करते तो ये हमारी बात सुनते थे, समझते थे। इवन कि इन बच्चों को खेलना भी अलाउ नहीं होता था। आसपास के घर वाले डांट डपट देते थे इनको कि भाई यहाँ से जाओ, यहाँ खेल नहीं सकते हो आप। तो मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ होते हुए देखी हैं जिस पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी में कुछ भी ख़त्म कर सकती हूँ मैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। तो घर वालों ने सपोर्ट किया आपको या फिर आप अपने ही दम पर निकली? स्टार्ट में ओबियसली सपोर्ट नहीं थी, वो भी परेशान होते थे जब मैं झुग्गियों में आती थी कि सेफ़ नहीं है, लड़की को नहीं जाना चाहिए। फिर आपको पता है रिश्तेदार भी बातें करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी साइड से भी मुझे एक अपोजिशन का सामना करना पड़ा कि मैं क्यों अपने साथ स्टूडेंट्स को लेकर इस्लाम्स जा रही हूँ, लेकिन करना था तो हमने करके दिखाया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब आपने एक कैंप लगाया फिर उसके बाद उस कैंप को वसी कैसे किया, इस प्रोजेक्ट को बड़ा कैसे किया आपने? 6 महीने तकरीबन मैंने वो कैंप चलाया था। उसके बाद हमने, अब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमने बांस वगैरह पकड़े और चटाइयाँ पकड़ी और एक हट बना दिया बड़ा। वो हट हमारा तकरीबन 4 साल चला था। अब उसमें भी ये होता था कि बारिश होती थी तो वो उसके भी कहीं से टूट फूट जाता था, गिर जाता था। अब हमें टेंशन होती थी कि नेक्स्ट डे क्लास कैसे होगी। फिर हम आते थे, आके उसको ठीक करते थे। फिर वो 4 साल हट चला। उसके बाद हमने एक कंटेनर बेस्ड स्कूल बनाया, तो अब यहाँ पर हैं बच्चे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कोई परमिशन ली थी कंटेनर बेस्ड बनाने की या फिर किसी ने आपको आइडिया दिया था या फिर खुद से माइंड में आया कि यार मुझे कंटेनर बेस्ड स्कूल बनाना चाहिए? अब चूँकि हट में बच्चों को पढ़ाते हुए हमें 5 साल हो गए थे इन बच्चों को उसमें लेके चलते हुए। अब मेरी कोशिश ये थी कि इन बच्चों को मैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दूँ और इनका तालीमी सिलसिला चलता रहे और मैं भी अपनी स्टडी पर फोकस कर सकूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब एडमिशन करवाने गए तो वहाँ पर एक क्लास में एक्स्ट्रा बच्चे बैठे हुए थे कि टीचर उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। तो उसमें बिल्कुल यूज़लेस था बच्चे का जाना और ना ही वो कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। देन मैंने ट्राई किया कि बच्चों का हुलिया ठीक करके उनको टेस्ट पास कर उन्होंने किया प्राइवेट स्कूल का, उनको वहाँ एडमिशन करवा दें। लेकिन जब एडमिशन हो रहा था तो प्रिंसिपल ने रिफ्यूज़ कर दिया। रीज़न क्या था? कि ये झुग्गी वाला बच्चा है, अगर ये हमारे स्कूल में आगे पढ़ेगा तो दूसरे बच्चे नहीं आएंगे। उनसे आपने पूछा नहीं क्या इनका कसूर है कि ये झुग्गी में पैदा हुए हैं? अगर वो झुग्गी में पैदा हो जाता फिर? बस आई थिंक ये एज अ सोसाइटी हम सबका कसूर है कि हमने ये एक इमेज रख लिया हुआ है। तो हुआ इस तरह से था कि जब हम एडमिशन करवा रहे थे, बच्चों ने टेस्ट भी क्लियर कर लिया, तो वहाँ कुछ और पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो उन पेरेंट्स ने जब देखा कि ये झुग्गी वाले बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप इनको पढ़ाएंगे तो हम अपने बच्चे को नहीं यहाँ पर पढ़ा सकते। तो वो उस डिस्क्रिप्शन की वजह से वो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद ही कुछ करूँगी। तब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की कि लो कॉस्ट में मैं ऐसा कौन सा मॉडल लेके आ सकती हूँ कि बच्चों की तालीम ना रुके। तब हमने फिर ये डिज़ाइन किया था कंटेनर बेस्ड स्कूल। ये सारा स्ट्रक्चर बनाने में हमारा कम से कम 25 लाख तक का एक्सपेंस हुआ था। और एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने इसके लिए फ़ंड रेज करके दिया हमें। फिर एक कंपनी अच्छी हमें मिल गई जिन्होंने हमें सब्सिडाइज रेट पे ये बना के दे दिया। अब ये बन तो गया लेकिन इसको सस्टेन भी करना था, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी थी, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, टीचर्स हायर करने थे। पहले तो खुद पढ़ाते थे, तो फिर किसी तरह से लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके हम करते गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर डेली बच्चों को खाना दिया जाता है। डेली का सेपरेट मेन्यू है जिसमें अच्छा खाना जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही इन बच्चों के लिए आता है डेली स्कूल में। और प्रॉपर स्टाफ है हमारे पास, लेकिन स्टिल बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। अभी हमें बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। वॉशरूम फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें लोग सपोर्ट करें ताकि हम यहाँ पर इनके लिए वॉशरूम का इंतज़ाम कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह से वो बच्चे जो मेरे पास आए थे छोटी क्लासेस में, अब वो 9 क्लास तक पहुँच चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा यहाँ पर कोई एज लिमिट भी है या फिर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट्स लिमिट्स भी होती है? नहीं, जैसे प्रॉपर स्कूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लास उनको पढ़ाया जाता है, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग उनका सारा सिस्टम हमने सेट किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं है, प्रॉपर असेंबली होती है यहाँ पर, प्रॉपर स्कूल सिस्टम है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती है, रिजल्ट सब होता है। तो पेरेंट्स आते हैं और बहुत खुश होते हैं वो अपने बच्चों को देख के। 9-10 के बोर्ड्स के पेपर यहाँ पर करवाए जाते हैं। अभी हमारा फर्स्ट सेशन है जो 9 क्लास में पहुँचा है और इंशाल्लाह ये बोर्ड में अपीयर होगा।
ओके, अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ के जो उनसे एक्सपेंसेस होते हैं वो तो चले आप मैनेज कर रही हैं, लेकिन आप भी ऑब्वियसली चाहती होंगी कि बच्चों की जो तादाद है वो वसी हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो ऑपरेशन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, झुग्गियाँ ख़त्म की गई है, ये तो इस सिचुएशन के एज़ अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स में तो बहुत ज़्यादा कमी आ गई होगी। स्टूडेंट्स में कमी आई है क्योंकि कुछ बच्चों को अपने गांव मूव करना पड़ गया, ऑपरेशन की वजह से वो दूर दराज चलेगी, लेकिन इन बच्चों के अंदर मोटिवेशन है, वो तालीम हासिल करना चाहते हैं। बहुत से बच्चे जो अभी इस वक्त स्कूल में बैठे हैं वो आधा आधा घंटा वॉक करके स्कूल आते हैं डेली। इस चीज़ का उन्हें इशू नहीं है, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, मसला ये है कि रिसोर्सेज की कमी है। तो मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से, मरियम नवाज़ साहिबा से, कि वो आएँ, इस स्कूल को विज़िट करें। 8 साल से ये स्कूल चल रहा है, हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं मिलकर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर ऑब्वियसली ख़ुद भी पढ़ाती है, तो स्टाफ आपने रखा है तो उनको सैलरी बेस पर रखा हुआ है या फिर एज आ वॉलंटियर रखा हुआ है आपने? प्रॉपर सैलरी बेस पे हमने स्टाफ रखा हुआ है, गार्ड है, आया होती हैं, खाना बच्चों के लिए बन के आता है, टीचर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। स्टिल हमें कुछ ज़रूरत है, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं हम, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। तो मैं अपील करती हूँ तमाम तर लोगों से कि प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, आप खुद आएँ, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट को आगे मज़ीद कहाँ तक लेकर जाना चाहती हैं आप? क्या इसी की रेनोवेशन करवाना चाहती हैं या फिर इसकी मज़ीद ब्रांचेस बनाना चाहती हैं? देखें, ये एक ऐसा मॉडल है जो सक्सेसफुल रहा है। अब ये झुग्गी वालों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग एक जगह नहीं रहते, मूव करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा मूवेबल मॉडल है जिसको लो कॉस्ट है, आप जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हों इस तरह के मॉडल स्कूल्स इंस्टॉल करें और वहाँ कुछ स्टाफ रखें और बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि कुछ ऐसे झुग्गी में रहने वाली फैमिलीज़ होती है जिनके छोटे बच्चे होते हैं लेकिन कफ़ालत के लिए कोई भी नहीं होता, तो उन बच्चों को अपने माँ बाप की या अपने बहन भाइयों की कफ़ालत के लिए मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है और ख़ुद ही माँ बनना पड़ता है, ख़ुद ही बाप बनना पड़ता है। तो वो तालीम भी हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके घर में ज़रिए मुआश कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे फैमिलीज़ को आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं? बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे पास स्कूल में जो यहाँ स्कूल के बाद काम करने जाएंगे अपने माँ तरह का काम? साथ। कोई मछली बेचता है, कोई क्या खिलौने बेचता है, कोई गुब्बारे बेचता है। ये बच्चे अभी भी उस तरह से काम को साथ लेके चल रहे हैं। तो हम ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए कि तालीम भी ज़रूरी है, तालीम मिलेगी तो इज़्ज़त मिलेगी। ये चीज़ उन्होंने फ़ील की है कि जब वो तालीम नहीं थी, पढ़ते नहीं थे, हर कोई ने हकारत की नज़र से देखता था, अब लोग इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। और 9 तक बच्चे पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह ये जैसे ही मैट्रिक पास होगा ये बच्चे अच्छी मुकाम पर होंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि तालीम तो ऑब्वियसली आप फ्री दे रही है लेकिन घरों के जो उनके मामलात है उसको भी किसी तरह से आप फैसिलिटेट कर रही हैं? हम फैसिलिटेट करते रहते हैं, लाइक जैसे बच्चों के कपड़े हो गए वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, विंटर हैं तो विंटर क्लॉथ्स प्रोवाइड कर दिए, फिर इसी तरह से राशन प्रोवाइड कर देते होते हैं मंथली। तो जिस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं, कोई मसला होता है, कोई मेडिकल इशू आता है किसी का, तो हम खुद साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। हो गया। आपको ये सब हर्डल्स जब आती है तो आपको होता नहीं है कि यार मैं एक डॉक्टर हूँ, ऑब्वियसली सोसाइटी में रहने वाले लोगों का भी कहना होता है कि यार आप डॉक्टर हो, आप अच्छा अर्न करती हो, तो आपको ये सारे मामला करने की क्या ज़रूरत है? आप आगे रिकमेंड कर दें स्टाफ को या फिर लोगों को? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हो तो सब आपको सपोर्ट करते हैं, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हो तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। मैंने भी इसी तरह से फेस किया कि समटाइम्स मैंने खुद को क्वेश्चन किया कि क्या मैं कोई गलत काम कर रही हूँ जो मुझे इतनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह की सिचुएशन भी आई है यहाँ पर, लेकिन बात वही है कि आप साबित कदम रहो। आप जब चलते रहते हो तो फिर वही लोग देखते हैं कि हम रुके नहीं हैं, हम अपना काम करते रहे हैं। और अगर मैं रुक जाती तो आज ये बच्चे दोबारा से रोड पर होते, फुटपाथ पर आपको भीख मांगते हुए नज़र आते। बेहतरीन हो गया। वैसे माशाल्लाह से आप डॉक्टर हैं और टीचिंग कर रही हैं, बच्चों को 2 in 1 माशाल्लाह से एक फैसिलिटीज़ मिल गई है, टीचर की टीचर है और उनको मेडिकेशंस भी फ्री मिल जाती है, किसी की तबीयत के ना हो तो उस तरह की भी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर देती है। लाइक किसी को मेडिसिन का कोई इशू है या फिर किसी को कोई ऐसा सीरियस डिसीज़ है फैमिली मेम्बर्स को, तो उस अपने प्रोफेशन के हवाले से भी इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, और कोई भी इनका मेडिकल का इशू इनका हो, इनके पेरेंट्स का और रिलेटिव्स का हो, हम खुद इनको रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर इनका सारा ट्रीटमेंट थ्रू आउट देखा जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा मसले हो गए कि वो क्लोज टू डेथ थे, और कुछ बच्चों की यहाँ पर हमने डेथ्स होते देखी भी हैं।
जिसके बाद हमने हमारे स्कूल के कुछ बच्चे थे जिनकी डेथ्स हो गई गलत रॉन्ग इंजेक्शन गलत डॉक्टर के पास जाने की वजह से, तब हमने डिसाइड किया कि हम इनको किसी और के पास नहीं जाने देंगे, जो भी इनका इशू होगा हम उसको खुद से देखा करेंगे। मैं मरियम नवाज़ साहिबा से को ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये एक नेगलेक्टेड कम्युनिटी है जिनको हम तालीम के ज़रिए से बदल सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें बाद में आती हैं, तालीम पहले आती है। इनको अगर तालीम हम देना स्टार्ट कर दें तो इनको शऊर आएगा तो ये लोग झुग्गियों से निकलेंगे, मेहनत से कमाना स्टार्ट करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बेहतर के नाज़रीन, डॉक्टर हिफ्ज़ा खान साहिबा मेरे साथ मौजूद थी जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, और खुदारा ज़ाती तौर पर भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई फ़िलाई काम करे या फिर सोचे या इरादा करे और उससे बेहतर के जब वो उस पर इम्प्लीमेंट करे तो ऑब्वियसली हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी को निगलेक्ट भी ना करे और ना किसी को डिस्करेज करे, और इनकी जितनी हो सके हेल्प करे। ये अपनी ज़ात के लिए आपसे ना कोई जायदाद मांग रही है, ना कोई गाड़ी मांग रही है, ना कोई कोठी मकान मांग रही है। ये उन बच्चों के लिए मांग रही हैं जो बच्चे झुग्गियों में, सड़कों में रहते हैं और जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, उनको फ्री तालीम दे रही है। और तालीम जो सा है वो एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, किसी को नसीब होती है, और ये तालीम के ज़रिए ये माशरा बदलना चाहती है और बच्चों की सोच बदलना चाहती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।